गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स के लेक्चर 1 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में अपन क्या क्या जानेंगे पहले वो देख लेते हैं। देखिए, आवर्त सारणी में डी और ए ब्लॉकों की स्थिति कहाँ है वो जान जाएंगे ये पढ़ने के बाद। इसके अलावा संक्रमण तत्व डी ब्लॉक और आंतरिक संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी अपने को इससे मिल जाएगी। इसके अलावा देखो, इलेक्ट्रोड विभव के संदर्भ में विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के तुलनात्मक स्थायित्व के महत्व को समझ सकेंगे। K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट जैसे महत्वपूर्ण यौगिकों के विरचन गुणों, संरचनाओं और उपयोगों का वर्णन अपन कर सकेंगे। डी और ए ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुणों, इनमें क्षैतिज प्रवृत्ति, वर्ग की सामान्य प्रवृत्ति के बारे में समझ सकेंगे, यानी आवर्त के साथ क्या परिवर्तन होता है और वर्ग के साथ परिवर्तन किस प्रकार का होता है वह समझ जाएंगे। ए ब्लॉक तत्वों के गुणों का वर्णन कर सकेंगे। लेंथेनाइड और एक्टिनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था और रासायनिक व्यवहार का तुलनात्मक परिकलन कर सकेंगे। इन सब चीज़ों की जानकारी अपन इस अध्याय में जुटा सकेंगे। क्लियर। अब देखो, डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से होते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं अपन। तो ऐसे तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन या तो डी में या एफ कक्षकों में भरे जाते हैं, वो क्रमशः डी और ए ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। जिनमें डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनमें एफ कक्षक के अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट का इलेक्ट्रॉन वो एफ कक्षक में भरा जाता है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। अब देखो, आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड सभी संक्रमण तत्वों में आते हैं। तो अब ये संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनको संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनको क्यों कहते हैं ऐसा वो भी आगे जानेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व कहते हैं और ए ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व। क्लियर। अब देखो, सभी संक्रमण तत्वों में आते हैं, चाहे आयरन हो, चाहे कॉपर हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, जिन्होंने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी प्राचीन काल में जितने भी औजार थे, उपकरण थे, जितने भी वस्तुएं थी वो सामान्यतः किसकी होती थी? या तो आयरन की यानी लोहे की होती थी, या कॉपर की होती थी, या सिल्वर या गोल्ड की होती थी। प्लास्टिक उस जमाने में नहीं होता था, इन्हीं का इस्तेमाल धातुओं का सामान्यतः किया जाता था। आंतरिक संक्रमण तत्व। अब आंतरिक संक्रमण तत्वों में कौन है? देखो, थोरियम TH, प्रोटेक्टिनियम PA और यूरेनियम वर्तमान यानी आधुनिक काल में नाभिकीय ऊर्जा के श्रेष्ठ स्रोत साबित हो रहे हैं। यानी इनसे क्या हो रहा है? वर्तमान में ऊर्जा उत्पादन, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पादन में काम में आ रहे हैं। कौन कौन? थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम। ये सब नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इनके भारी नाभिकों को तोड़ करके और हल्के नाभिकों में परिवर्तित किया जाता है और इस दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्लियर। अब देखो, आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है कि डी ब्लॉक में वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्व आते हैं। तो वर्ग 1 और 2 किस में आते हैं? एस ब्लॉक में, ये अपन जानते हैं पहले से। और वर्ग 13 से लेकर के 18 ये आते हैं किस में? पी ब्लॉक में, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं अपन, एस ब्लॉक को 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 1 और 2 एस ब्लॉक है, 13 से 18 पी ब्लॉक है। तो इनके बीच में यानी 3 से लेकर के और वर्ग 12 तक के सदस्य जो हैं वो किस में आते हैं? 3 से 12 तक के सदस्य डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? डी ब्लॉक में, जिसमें चारों दीर्घ आवर्तों में डी कक्षक भरे जाते हैं। 4 दीर्घ आवर्त कौन से हैं? जिनके अंदर 18 तत्व रखे गए हैं। कितने कितने? 18 वो हैं दीर्घ आवर्त।
तो पहला आवर्त जो है उसके अंदर 2 तत्व हैं जैसे, तो वो अति लघु है। फिर 8 तत्व रखे गए हैं तो वो लघु है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम। फिर हीलियम से लेकर के हीलियम के बाद सोडियम से लेकर के और आर्गन तक उसके अंदर कितने रखे गए हैं? 8 तत्व रखे गए हैं। अब देखो आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में वर्ग संख्या 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्व आते हैं। तो 1 से 2 आता है एस ब्लॉक में, वर्ग संख्या 1 और 2 एस ब्लॉक में, और 13 से लेकर के 18 तक आते हैं पी ब्लॉक में। इनकी बात अपन कर चुके हैं। वर्ग संख्या 3 से 12 यानी एस ब्लॉक के बाद में पी ब्लॉक से पहले कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक स्थित है। क्लियर? जिसमें चारों दीर्घ आवर्तों में डी कक्षक भरे जाते हैं। अब दीर्घ आवर्त में कौन आता है? अति लघु के अंदर पहला आवर्त है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम 2 तत्व रखे गए हैं, इसको कहते हैं अति लघु, बहुत छोटा। फिर लिथियम से शुरू होता है और जो नियोन पे कंप्लीट होता है, इसके अंदर 8 तत्व रखे गए हैं, इसमें कितने हैं? 2। यह है अति लघु। फिर ये 8 वाला है लघु। फिर नियोन के बाद में सोडियम से लेकर के आर्गन तक, इसमें भी 8 तत्व हैं, ये भी लघु है। उसके बाद 2 अगले, यानी आर्गन के बाद में कौन आता है? पोटेशियम, उसमें 18 हैं, इससे अगले में 18 हैं, ये क्या हैं? दीर्घ आवर्त हैं। तो इन सभी दीर्घ आवर्तों में डी कक्षक भरे जाते हैं। क्लियर? दीर्घ आवर्त में 18 तत्व हैं और अति दीर्घ में 32 हैं, जो लास्ट वाले 2 लास्ट के आवर्त हैं। यानी जो अति लघु है उसमें 2 हैं, लघु आवर्त है उसमें 8 हैं, दीर्घ में 18 हैं और अति दीर्घ में 32 तत्व रखे गए हैं। क्लियर? एफ ब्लॉक के तत्व वे हैं जिनमें दीर्घ आवर्तों में कौन से 4f और 5f कक्षक उत्तरोत्तर भरे जाते हैं। यानी 4f और 5f कक्षक यदि भरे जाते हैं तो वो कौन सी श्रेणी में रखे जाते हैं? वो एफ ब्लॉक तत्वों की श्रेणी में रखे जाते हैं और इन्हें आवर्त सारणी के नीचे एक अलग खंड में रखा गया। आप जानते हो 4f लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, जिनका अध्ययन अपन 11th क्लास में कर चुके हैं, उनको आवर्त सारणी के नीचे अलग से स्थान दिया गया है। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को क्रमशः संक्रमण और आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्रमशः का मतलब हो गया डी ब्लॉक वाले तो कहलाते हैं संक्रमण और एफ ब्लॉक के कहलाते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट लाइन है। डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं और एफ ब्लॉक तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्रमण तत्वों की मुख्य रूप से 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? जब इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में भरा जाता है तो 3D स्कैंडियम से जिंक तक है। फिर 4D इट्रियम से कैडमियम तक। फिर 5D लेंथेनम से मरकरी तक। अब बीच में हैफनियम इसलिए दिया है लेंथेनम, उसके बाद आगे के तत्व जो हैं वो नीचे एफ ब्लॉक में चले गए। फिर हैफनियम से लेकर मरकरी तक के तत्व रखे गए। फिर चौथी संक्रमण श्रेणी में 6D श्रेणी, जिसमें एक्टिनियम फिर रदरफोर्डियम से कोपर्निशियम तक के तत्व आएंगे, जिसकी अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। क्लियर? आंतरिक संक्रमण तत्वों की 2 श्रेणियां, एक 4f सीरियम से ल्यूटेशियम, इनको एक्टिनाइड्स कहते हैं, और एक है 5f जो थोरियम से लोरेंशियम 103 तक, क्रमशः लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहलाती है। यानी 4f आंतरिक संक्रमण तत्वों को क्या कहते हैं? 4f सीरियम से ल्यूटेशियम तक, इनको कहते हैं लेंथेनाइड, और 5f थोरियम से लेकर के लोरेंशियम। लेंथेनम के बाद वाले तत्व कहलाते हैं लेंथेनाइड्स। एक्टिनियम 89 के बाद वाले तत्व एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। तो 4f कक्षक भरा जाता है सीरियम से ल्यूटेशियम तक और 5f भरा जाता है थोरियम से लोरेंशियम तक, ये कहलाते हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड। क्लियर? अब देखो मूल रूप से संक्रमण धातु नाम इस तथ्य से आया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मूल रूप से संक्रमण धातु कहाँ से आया नाम? इसके रासायनिक गुण एस और पी ब्लॉक के मध्यवर्ती होते हैं। यानी डी ब्लॉक तत्वों के रासायनिक गुणधर्म एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के मध्यवर्ती होते हैं, इससे इनको संक्रमण धातु नाम दिया गया। लेकिन
अब IUPAC के अनुसार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, IUPAC के अनुसार संक्रमण धातुओं को ऐसी धातुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके परमाणु अथवा आयन में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। याद रख लेना इस बात को। IUPAC ने क्या संशोधन कर दिया, पहले तो संक्रमण धातु क्या थी, जो S और P ब्लॉक के मध्य होने के कारण इनको D ब्लॉक के सदस्यों को संक्रमण धातु नाम दिया गया था। लेकिन अब क्या किया गया है, जिनके परमाणु अथवा आयन, आयन का मतलब जैसे Fe+3 हो गया, Cu+2 हो गया, ये आयन हो गए, या तो परमाणु हो या फिर आयन हो, उनमें डी कक्षक यदि अपूर्ण है, अपूर्ण का मतलब उसमें खाली जगह है, रिक्त जगह है, तो वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्लियर, संक्रमण तत्वों के नाम से जाने जाते हैं। वर्ग 12 के जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, उनकी मूल अवस्था और उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण D10 विन्यास है, यानी डी कक्षक क्या है, पूरा भरा हुआ है। देखो D10 विन्यास है, किस किस में, जिंक, कैडमियम और मरकरी, Hg, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनमें डी कक्षक क्या है, पूरा भरा हुआ है, और इसीलिए इन्हें संक्रमण धातु नहीं माना जाता है। ये बोर्ड एग्जाम का सवाल है, आया हुआ है। जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक में है, लेकिन फिर भी संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका D10 यानी डी कक्षक है वो पूर्णतया इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, इसलिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं। अब देखो, इनके परमाणु में आंशिक भरित डी अथवा एफ कक्षकों की उपस्थिति संक्रमण तत्वों को असंक्रमण तत्वों से अलग कर देती है। संक्रमण तत्वों और असंक्रमण तत्व कौन कौन से हैं, तो यदि डी और एफ कक्षक आंशिक रूप से भरे हुए हैं या रिक्त हैं या इनमें खाली जगह है तो वो संक्रमण तत्व होंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए संक्रमण धातुओं और उनके यौगिकों का अध्ययन अलग से किया जाता है। फिर भी संयोजकता का सामान्य सिद्धांत जो असंक्रमण तत्वों पर लागू होता है, संक्रमण तत्वों पर भी सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। क्लियर, अब संयोजकता का मतलब यह है कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं या कितने बंध निर्मित किए हैं, उसको अपन संयोजकता के नाम से जानते हैं। तो वो संक्रमण तत्वों और असंक्रमण तत्वों दोनों पर लागू होता है। अनेक बहुमूल्य धातुएं जैसे सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, Ag सिल्वर, Au गोल्ड और Pt प्लेटिनम, और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण धातुएं आयरन Fe, कॉपर Cu, टाइटेनियम Ti, सभी क्या हैं, संक्रमण धातुएं, सभी संक्रमण धातुएं। अब देखो, संक्रमण तत्वों की आवर्त सारणी में क्या स्थिति है, उसके बारे में अपन विचार करते हैं कि आवर्त सारणी में उन्हें कहाँ स्थान दिया गया है। तो आवर्त सारणी का बड़ा मध्य भाग डी ब्लॉक ने घेरा हुआ है, जिसके दोनों ओर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक स्थित हैं। इनके परमाणुओं में उपांतिम यानी अंतिम से पहले ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। किस में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, डी कक्षकों में, इसलिए डी ब्लॉक है। संक्रमण तत्व क्यों है, क्योंकि इसमें रिक्त या अपूर्ण डी कक्षक पाए जाते हैं। इस प्रकार संक्रमण धातुओं को 4 पंक्तियों यानी 3D, 4D, 5D और 6D में बांटा गया है, और इन सारणियों को अपन आगे डिटेल से देखेंगे। क्लियर, अब देखो आवर्त सारणी जो है वो उसकी डिज़ाइन कुछ इस टाइप की है। ये एस ब्लॉक है अपना, ये डी ब्लॉक है इस प्रकार से, और ये इधर पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और इधर नीचे ए ब्लॉक है। तो ये जो बीच में है एस और पी के मध्य, इसको डी ब्लॉक कहते हैं। तो आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के मध्य जो है वो डी ब्लॉक तत्व है, और नीचे जो है वो ए ब्लॉक तत्वों को स्थान दिया गया। तो अपन यहाँ जो इस अध्याय में देखेंगे वो देखेंगे ये डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स।